नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग बार्क वर्क असिस्टेंट जो ए है उसी के पेपर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो यह फर्स्ट स्टेज के लिए है जिसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ का, 20 क्वेश्चन साइंस का और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो ये आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 1 घंटे में करने के लिए और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे और प्रत्येक एक क्वेश्चन सही होने के लिए 3 नंबर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन गलत होने के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स देखिए मोबाइल पर पढ़ाना संभव नहीं है, तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग लास्ट में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइंस और जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे साइंस में पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए 21 नंबर का, कि समुद्री मील किसका माप है। तो देखिए जो समुद्री मील होता है, यह जो पानी में जहाज चलती है उसकी गति को मापने के लिए हम लोग समुद्री मील का प्रयोग करते हैं। और आपको पता होगा कि एक समुद्री मील इक्वल टू 1.15 मील प्रति घंटा होता है। तो याद रखिएगा कि एक समुद्री मील इक्वल टू 1.15 मील प्रति घंटा होता है और यह समुद्री मील जहाज की गति को मापता है। इसके बाद है 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ध्वनि की पिच निर्धारित करता है। तो देखिए ध्वनि की पिच को कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन है आयाम, आवृत्ति, तो आवृत्ति, प्रबलता और तरंगदैर्घ्य। तो ध्वनि का पिच का जो निर्धारण हम लोग करते हैं, इसका निर्धारण हम लोग आवृत्ति के द्वारा करते हैं। तो पिच एक लहर की आवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद है 23 नंबर का क्वेश्चन कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी का पलायन वेग होता क्या है। तो देखिए पृथ्वी का पलायन वेग वह वेग होता है कि जितने वेग से अगर किसी वस्तु को फेंक दिया जाए कि वह पृथ्वी पर वापस ना आए, तो वही होता है आपका पलायन वेग। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह आपका 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर किसी भी वस्तु को, अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की वस्तु से अगर उसे पृथ्वी से फेंक दिया जाए तो वह दोबारा लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो वही होता है हमारा पलायन वेग। तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग पलायन वेग होता है। तो चंद्रमा के लिए अलग पलायन वेग होता है, पृथ्वी के लिए अलग होता है और भी जितने भी ग्रह हैं सबके लिए पलायन वेग अलग अलग होता है। तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसके बाद है 24 नंबर का क्वेश्चन कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। घूर्णन का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो देखिए जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है यह आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। तो 24 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और न्यूटन के गति का जो पहला नियम है कभी कभी जड़ता के नियम के रूप में भी जाना जाता है। विराम अवस्था में वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये है आपका नियम। और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे ना रोका जाए। तो ये होता है आपका जड़त्व का नियम। तो इसको जड़त्व के नियम को 2 नियम होते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक साफ ग्लास प्लेट पर पानी की एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की बूंद लगभग गोलाकार रहती हैं, क्यों। तो देखिए इसका क्या कारण है। ऑप्शन है पारा एक धातु है, पारे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक है, पानी का संसंजन गिलास के साथ इसके आसंजन से अधिक है, डी है पारे का संसंजन गिलास के साथ इसके आसंजन से अधिक है। तो देखिए 25 नंबर का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है कि एक साफ ग्लास प्लेट पर पानी की एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है, क्यों। क्योंकि पारे का जो संसंजन बल होता है यह इसके आसंजन बल से अधिक होता है। तो गिलास के साथ पारे का जो आसंजन बल होता है वह कम होता है, जबकि पारे का जो संसंजन बल होता है वह अधिक होता है, इसी कारण यह गोल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो संसंजन बल होता है वह सेम परमाणुओं के बीच में, जैसे कि पारा और पारे के जो अणु रहते हैं तो ये आपस में, जो पारे के कण रहता है वे आपस में संसंजन बल द्वारा चिपके रहते हैं। लेकिन जब ये कोई वस्तु है किसी दूसरे वस्तु के साथ मतलब
सटा है तो वहाँ पर आसंजन बल कार्य करेगा। तो उस पारे में जो भी कण रहेंगे वो आपस में संसंजन बल लगता है, जबकि अगर पारा और गिलास है तो ये आपस में ये जो चिपकते हैं यह आसंजन बल के कारण चिपकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो देखिए सार्वभौमिक दाता की बात कर रहा है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो सार्वभौमिक दाता होता है यह आपका ओ ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि सार्वभौमिक दाता आपका और होता है, और जो सार्वभौमिक ग्राही ग्राही हमारा ए बी होता है। तो आपको याद रखना है कि सार्वभौमिक दाता की बात करेगा तो ओ, अगर ग्राही की बात करेगा तो ए बी हो जाता है। साइरस शब्द का क्या अर्थ है? कम ऊंचाई वाले बादल, बारिश वाले बादल, उच्च ऊंचाई वाले बादल, ओलों की बारिश के बादल। तो देखिए जो साइरस है, तो साइरस शब्द का जो मेन अर्थ होता है वह होता है आपका ऊंचाई वाले बादल। तो उच्च ऊंचाई वाले बादल साइरस शब्द का अर्थ होता है। तो साइरस एक उच्च ऊंचाई वाला बादल है जो पंख वाले सफेद पैच या बर्फ क्रिस्टल के बैंड से बना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आप लोगों को याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जिससे कि हम लोग HCl इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो इसे हम लोग म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, कोबाल्ट पेपर, अमोनिया पेपर, कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो लिटमस पेपर भी आपका दो तरह का होता है, एक लाल लिटमस पेपर, एक नीला लिटमस पेपर। तो ये हो गया आपका कि अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो जो अम्ल होता है वह नीले को लाल कर देता है। तो जो नीला लिटमस पेपर रहता है वह लाल हो जाएगा, अगर क्षार है तो वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यही होता है आपका। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल हमेशा किससे बने कंटेनरों में जमा होते हैं? मिट्टी के, कांच के, धातु के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अम्ल होता है इसको हमेशा कांच के बने जो शीशे होते हैं या जार होते हैं उसी में हम लोग रखते हैं। तो अम्ल हमेशा कांच से बने कंटेनरों में जमा होते हैं। तो जो आप लोग जब इंटर और हाई स्कूल में रहे होंगे तो आप लोग अगर प्रैक्टिकल में गए होंगे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लैब में, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे जो भी जार रहते हैं ऐसे शीशे के बने रहते हैं, फिर ऊपर से एक शीशा लगा रहता है, फिर ऐसे इसमें जार रखा रहता है। तो ये शीशे में ही सारे के सारे अम्ल रखे रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो कि जो धातु के कंटेनरों में अम्लों को संग्रहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे धातु के साथ प्रतिक्रिया करेंगे यानी कि क्रिया करेंगे, धातु नमक का निर्माण करेंगे और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। जबकि कांच से बने कंटेनर अपनी रासायनिक निष्क्रियता के कारण अम्ल के भंडारण के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो अम्ल हमेशा कांच के बने कंटेनरों में जमा किए जाते हैं। दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल, फुमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो आपको भी पता होगा कि जो दही रहता है इसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो 31 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि दही में मुख्य रूप से लैक्टिक अम्ल होता है। दही जिसे कि लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि के साथ गाय के दूध को जमा करके बनाया जाता है। और आपको भी बता दें कि जो दही ये जो होता है दही का, तो दही के लिए जो औसत पीएच मान होता है यह लगभग 4.4 होता है। तो दही का जो पीएच मान होता है यह 4.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। देखिए अगर आप लोगों को पीएच मान के बारे में पढ़ना है तो आप लोगों को जो यहाँ पर आई बटन दिख रहा है इस आई बटन पर क्लिक करके आप पीएच मान जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका हो गया दही हो गया, दूध हो गया, मूत्र हो गया, इसके बाद नींबू हो गया, इन सब का पीएच मान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इस आई बटन पर क्लिक करके, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अम्ल के नाम से दिया गया है एक लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अम्ल जितने भी होते हैं और उनका पीएच मान कितना होता है तो
उससे आप लोग देख सकते हैं। तो पीएच मान नाम से आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके जितने भी पीएच मान होते हैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो आप पढ़ पाएंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टिक बहुलक का नाम जिससे कंघी, खिलौने, कटोरे इत्यादि बनाए जाते हैं कौन सा है? टेफ्लॉन, धात्विक पॉलीसल्फाइड, पॉलीस्टायरीन, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीयूरेथेन्स पॉलीयूरेथेन्स है। तो देखिए 32 नंबर का जो क्वेश्चन है कि प्लास्टिक बहुलक का नाम जिसे कंघी, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं वह हमारा रहता है पॉलीस्टायरीन। तो ये हो गया हमारा सी आंसर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि पॉलीस्टायरीन वह प्लास्टिक बहुलक है जिससे कंघी, खिलौना, कटोरा आदि बनाया जाता है। पॉलीस्टायरीन एक सिंथेटिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन युक्त बहुलक है जो कि मोनोमर स्टायरीन से बनाया जाता है। तो मोनोमर जो होता है स्टायरीन, उसी से हम लोग पॉलीस्टायरीन बनाते हैं और ये इसी का प्रयोग हम लोग खिलौने बनाने में प्रयोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित प्लास्टिक है? सेलुलाइड, नायलॉन, बैकेलाइट, पॉलीथीन। तो देखिए जो मानव निर्मित प्लास्टिक होता है, पहली मानव निर्मित प्लास्टिक वह सेलुलाइड है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा सेलुलाइड। तो 33 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा सेल्यूलाइड। तो देखिए पहली मानव निर्मित प्लास्टिक जो है यह आपका 1855 ईस्वी में अलेक्जेंडर पार्क्स द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने सेलुलाइड संश्लेषित किया था। लेकिन अगर यही कह दे कि पहला सच्चा प्लास्टिक, तो देखिए जो सच्चा प्लास्टिक होता है, सच्चा प्लास्टिक आपका बैकेलाइट है। तो पहला सच्चा प्लास्टिक 1909 में लियो बैकलैंड द्वारा बनाया गया था, जिन्हें बैकेलाइट को संश्लेषित किया था। तो सेलुलाइड को 1855 में किया गया था, जबकि बैकेलाइट को 1909 में किया गया था। तो पहला मानव निर्मित जो प्लास्टिक है वह सेलुलाइड है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि टायर यानी कि जो पहिया होता है उसके निर्माण में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? बूना एस, लूसाइड, पॉलीस्टायरीन, एथिलीन। तो टायर का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वह हमारा बूना एस बहुलक रहता है यहाँ पर। तो बूना एस सिंथेटिक रबर जो होता है उसी को हम लोग मोनोमर ब्यूटाडाइन और स्टायरीन द्वारा बनाते हैं और इसका उपयोग हम लोग टायरों के निर्माण में करते हैं। तो बूना एस सिंथेटिक रबर है जो कि मोनोमर ब्यूटाडाइन और स्टायरीन द्वारा बनाया जाता है और इसका उपयोग टायरों के निर्माण में करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो देखिए जो प्राकृतिक रबर है यह हमारा आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो यहाँ पर 35 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि प्राकृतिक रबर एक अतिरिक्त बहुलक है जो एक उष्णकटिबंधीय रबड़ के पेड़ से लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। दूधिया सफ़ेद तरल पदार्थ के रूप में ये प्राप्त होता है। और आपको बता दें कि प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। तो आपको ऑप्शन में आइसोप्रीन भी मिल सकता है या मोनोमर आइसोप्रीन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको आइसोप्रीन नहीं मिल रहा है, मोनोमर आइसोप्रीन मिल रहा है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जब ऊष्मा मुक्त होती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए जब ऊष्मा मुक्त होती है तो वह जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है वह हमारा कहलाता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जब ऊष्मा मुक्त होगी तो वह जो रासायनिक अपक्रिया होगी वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है और ऊष्मा का उसमें शोषण हो रहा है यानी कि वह ऊष्मा ले रहा है तो वह ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। तो अगर ऊर्जा मुक्त होगी तो ऊष्मा क्षेपी, अगर ऊष्मा लगेगी यानी कि ऊष्मा लेगी बाहर से तो वह आपका ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकृति में हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? तो दहन की प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया, विस्थापन की प्रक्रिया, संयोजन की प्रतिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे जो रासायनिक प्रतिक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी होती है वह अपघटन अपघटन या आपको ऑप्शन मिल जाएगा या विघटन मिल जाएगा। तो अपघटन या विघटन दोनों एक ही बात है। तो यही जो अपघटन या विघटन की प्रक्रिया होती है यह हमेशा ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। तो 37 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इससे आप लोगों को याद रखना है कि विघटन की प्रक्रिया हमेशा प्रकृति में ऊष्मा शोषी होती है। एक
अपघटन प्रतिक्रिया या विघटन प्रतिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक एकल यौगिक दो या अधिक तत्वों या नए यौगिकों में टूट जाता है। इन प्रतिक्रियाओं में अक्सर एक ऊर्जा स्रोत शामिल होता है, जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश या बिजली, जो यौगिकों के बंधनों को तोड़ती है। तो इन्हीं बंधनों को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ऊष्मा को जब हम लोग दे देते हैं तो उसका विघटन हो जाता है या अपघटन हो जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अपघटन प्रतिक्रिया। अब है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन कि एक तत्व जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। देखिए, उत्प्रेरक वह चीज़ होता है कि जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया की दर को बदलता है। अगर कोई गति धीमे हो रही है तो उत्प्रेरक उसकी गति को तेज कर सकता है। अगर कोई अभिक्रिया तेज हो रही है तो उत्प्रेरक मिला के उसकी गति को हम लोग धीमा कर देते हैं। तो यही होता है उत्प्रेरक का मेन कार्य। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बदल देता है, मगर उसके खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आपने कोई भी उत्प्रेरक लिया है, तो वो अगर उसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में यूज़ किया है, तो वो अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी वो वैसे का ही वैसे पड़ा रहेगा। तो वही होता है हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के लिए जैसे कि आपको कोई वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है, इस आई बटन पर क्लिक करके आप उत्प्रेरक के वीडियो देख पाएंगे। जैसे कि आपका हैबर अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किसका उत्प्रेरक हम लोग यूज करते हैं, डीकन विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और कृत्रिम वनस्पति घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उत्प्रेरक के नाम से उस वीडियो को हमने यहाँ पर डाला है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उत्प्रेरक के नाम से एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस उत्प्रेरक वाले लिंक पर क्लिक करके आप उत्प्रेरक के क्वेश्चन देख पाएंगे। तो चलिए अब उसके आगे चलते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा कौन सी जानकारी व्यक्त नहीं की जाती है? प्रतिक्रियात्मक और उत्पादों की भौतिक स्थिति, एक विशेष प्रतिक्रिया में शामिल सभी पदार्थों के प्रतीक और सूत्र, गठित प्रतिक्रियाओं और उत्पादों के परमाणुओं या अणुओं की संख्या, चाहे कोई विशेष प्रतिक्रिया वास्तव में व्यवहार हो या नहीं। तो देखिए, अगर कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है तो कौन सी जो जानकारी नहीं व्यक्त की जा सकती है, तो प्रतिक्रियात्मक और उत्पादों की भौतिक स्थिति, इसे हम लोग जान सकते हैं। विशेष प्रतिक्रिया में शामिल सभी पदार्थों के प्रतीक और सूत्र भी हम लोग जान सकते हैं, वो बता देता है। और गठित परमाणुओं और उत्पादों के परमाणु या अणुओं की संख्या को भी बता देता है। बट वह अभिक्रिया वास्तव में व्यवहार में है या नहीं, यह नहीं बताता है। कि यह, जैसे कि आपको कोई भी रिएक्शन दे दिया गया, वो संतुलित है, बट वो रिएक्शन होगा कि ये नहीं होगा, ये डिपेंड करते हैं कि कौन जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है उसमें कौन ऊपर कौन नीचे है, उससे कोई अभिक्रिया प्रतिस्थापित कर पाता है किसी पदार्थ को या नहीं प्रतिस्थापित कर पाता है, यह रिएक्शन संभव है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दे पाता है कोई भी संतुलित समीकरण। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि चाहे कोई विशेष प्रतिक्रिया वास्तव में व्यवहार हो या नहीं, इसकी जानकारी यह नहीं दे सकता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। तो इंटर और हाई स्कूल में जब आप लोग रहे होंगे तो यहाँ पे देखते होंगे कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, वहाँ पर आपको दिया गया होता था कि जैसे कि आपको दे दिया जाता था कोई भी, और कि यह समीकरण संभव है या नहीं। तो वही चीज़ है कि ये सब कुछ संतुलित रहता था लेकिन यह अभिक्रिया संभव ही नहीं होता था। तो ऐसे ऐसे रहता था। तो वहीं आपको बता रहा है यहाँ पर कि ऐसा संभव है या नहीं, इसकी जानकारी संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं दे सकता है। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, भाप को डॉट 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 के ऊपर से प्रवाहित करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए, जो भाप होता है इसको अगर आप लोग एल्युमिनियम के ऊपर से अगर आप लोग प्रवाहित कर रहे हैं तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो 40 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के ऊपर से अगर आप लोग भाप प्रवाहित कर दें तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन जनरल साइंस का था। तो साइंस हो गया। अब हमारा जनरल अवेयरनेस आएगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। तो 10 क्वेश्चन कौन से हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि पहला उपग्रह कौन सा है जिसे श्रीलंका ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो देखिए, श्रीलंका ने जिसे हाल ही में लॉन्च किया था वह रावण फर्स्ट था। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 41 का भी। रावण फर्स्ट पहला उपग्रह है जिसे श्रीलंका ने लॉन्च किया है। और श्रीलंका ने यह जो रावण फर्स्ट है, यह 18 अप्रैल
2019 को यह लॉन्च किया था। तो याद रखना है कि 18 अप्रैल 2019 को रावण फर्स्ट श्रीलंका ने लॉन्च किया था उपग्रह को। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना नहीं पड़ेगा, शायद यह क्वेश्चन सभी के सभी लोग कर लिए होंगे। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है एक सामान्य मनुष्य के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में हरे पीले रंग के 20 रुपए के नोट जारी करने की घोषणा की है। यानी ये जो 20 रुपए का नोट जारी उस समय किया गया था जबकि करंट अफेयर में था, लेकिन ये अब जारी हो गया है, आप लोगों के हाथ में आया भी होगा। तो यह हरा और पीले रंग का है, आप लोगों ने देखा भी होगा नया नोट 20 का। तो बताइए वो जो 20 का नया नोट है उस पर कौन सा फिगर बना हुआ है, यही आपको बताना है। तो कौन सा फिगर बना है? एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, बादामी गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। तो इस पे जो बना है गुफा वह एलोरा की गुफाएं इस पर अंकित हैं या चिन्हित हैं। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि रिजर्व बैंक की गवर्नर शक्तिकांत दास जो हैं उन्हीं के हस्ताक्षर इस पर किए गए थे और नए 20 रुपए के बैंक नोट देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए एलोरा की गुफाओं को यहाँ पर रखा गया है, यानी कि 20 के नोट पर चित्रित किया गया है एलोरा की गुफाओं को। और यह जो नोट होगा यह आपका हरा और पीले रंग का होगा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए जो मूत्र का पीएच मान होता है यह आपका 6 होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान है 6 होता है। और पीएच मान के और भी जितने भी होते हैं मेन पदार्थ को उनका हम लोग यहाँ पे जो आई बटन दिया गया है तो यहाँ पर आपको पीएच मान का वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपना इम्पॉर्टेंट जो भी पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनका आपको पीएच मान मिल जाएगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है पीएच मान से, आप उसे देख सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरिया वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिए मलेरिया वैक्सीन को लॉन्च करने वाला जो दुनिया का पहला देश है वह आपका मलावी है। तो याद रखिएगा मलावी ने लैंडमार्क पायलट प्रोग्राम में दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। अफ्रीका में 3 में से पहला देश है जिसमें RTS के रूप में जाना जाने वाला टीका 2 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। घाना और केन्या के बाद में वैक्सीन पेश करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में मिला कौन सा पदार्थ थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त में जो हमारा फाइब्रिनोजन होता है यही रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो 46 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि रक्त में मिला फाइब्रिनोजन थक्का बनाने में मदद करता है। LTV एक संख्या है जो ऋण को सुरक्षित करने वाला संपत्ति के मूल्य की तुलना में ऋण के आकार का वर्णन करता है। तो LTV का फुल फॉर्म क्या है यही आपको बताना है। तो LTV का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है आपका, तो यहाँ पर ऐसा कि आपको ऑप्शन पूरा नहीं दिया गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लोन टू वैल्यू होता है। तो लोन टू वैल्यू इससे आप लोगों को याद रखना है, लोन टू वैल्यू। तो LTV लोन टू वैल्यू आपको याद रखना है। और यह आपको पता होगा कि जो लोन टू वैल्यू LTV है यह अनुपात एक वित्तीय शब्द है जिसका उपयोग उधारदाताओं द्वारा खरीदी गई संपत्ति के मूल्य के लिए ऋण के अनुपात को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर बैंकों और निर्माण समितियों द्वारा वास्तविक संपत्ति के कुल मूल्यांकन मूल्य के प्रतिशत के रूप में पहली बंधन रेखा के अनुपात का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। तो LTV का फुल फॉर्म आप लोगों ने जान लिया, लोन टू वैल्यू। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन शामिल हैं, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज दिया है कि M सेल, आप लोग देखे होंगे KL और M, ये आपके M, इसके बाद MNO, इधर सब सेल चलते हैं। तो N यानी कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा होता है। तो यहाँ पे M सेल की बात किया है, तो M यानी कि जो तीसरा कक्षा है,
यानी कि के, एल और एम। तो ये जो तीसरा कक्षा है इसमें कह रहा है कि आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जब आपका 7 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी कितने में बाकी इसमें आपको पहले में पहला जो कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यम में सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 2 10 7 17, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, यानी कि टोटल है इसमें। तो ये जो भी पदार्थ हैं, सॉरी, इसमें आपके कितने हो गए? 17। तो ये 17 आपके इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। फिर इसमें कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन कितने हैं? 18। तो 18 और 17 कितने हो गए? 35। तो अब यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान संख्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या यही आपकी हो गई यहाँ पर 35। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन हम आपको 17 गिनाए थे, 2 8 और 7 आया था। तो इलेक्ट्रॉनों 17 थे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो ये हमारा प्रोटॉन 17 हो गए, और न्यूट्रॉन यहाँ पे कह रहा है कि 18 हैं, तो न्यूट्रॉन 18 हो गए। और आपको पता होगा कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं हुई, हमारा द्रव्यमान संख्या होता है। तो 17 और 18 हमारा 35 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 48 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। एविया इंद्र 18 का अभ्यास निम्न में से किन देशों के बीच शुरू हुआ था? तो एविया इंद्र जो है यह हमारा भारत और रूस के मध्य में शुरू किया गया था। तो एविया इंद्र 18 जो है यह भारत और रूस के मध्य शुरू किया गया था अभ्यास। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वस्तु के उत्पादन की सीमांत लागत क्या है? तो एक वस्तु के उत्पादन की जो सीमांत लागत होती है, यह एक अतिरिक्त मद बनाने या उत्पादन से आने वाले कुल लागत में परिवर्तन की लागत होती है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये है हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो कि इस मोबाइल के स्क्रीन पर हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। बट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके वर्गों का योग 2197, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वह आपका 26 और 39 आएगा। हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 24 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 56 मीटर है, तो समान स्थिति में 40 मीटर ऊंची इमारत की छाया कितने मीटर होगी? तो ये आपका 93 होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 255 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो यह आपका होगा 90 होगा। बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये 10th लेवल के एग्जाम है जो बार्क वर्क असिस्टेंट है। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो तो कास स्क्वायर थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 हो, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा वह आपका 1 आएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ की बात करें तो गौरव एक भोजनालय में खाना खाता है तथा उसे मूल बिल पर 30% की सदस्यता छूट मिलती है, लेकिन उसे छूट बिल सहित पर 9% का सेवा कर और 8% का सेवा शुल्क भुगतान करना होता है। यदि गौरव 250 रुपये की टिप के साथ 4345 रुपये का भुगतान करता है तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान सेवा शुल्क के रूप में किया है? तो ये जो इसका आंसर आएगा यह आपका आएगा 280 रुपये आएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि दो समानांतर स्तंभों के बीच की दूरी 65√3 मीटर है। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो दूसरे स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पहला स्तंभ 110 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर आपका 45 मीटर ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 6 का बी 45 आ जाएगा। ये फिगर है आपका। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक छात्र एक संख्या को 4/5 के बदले 5/4 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये त्रुटि आपका आएगा 36%। समीकरण की प्रवणता ज्ञात करें तो y=mx+c जो होता है, इससे आप लोग तुलना करके आप इसका मान निकाल सकते हैं यम का, यही आपका प्रवणता होता है। तो 8 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा -3।
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 क्या होगा? तो यह होगा आपका 527 होगा। ये 10वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन का जो सॉल्व करना रहेगा, तो इसका आपका सी आंसर करेक्ट आएगा। और यहाँ पे अगर 11वें की बात करें तो 11वें में आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और 12वें की बात करें तो 12वें में आपका 25 आंसर आ जाएगा। अब यही यहाँ पर कि 500 जनसंख्या वाले एक गांव में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 250 लीटर पानी मिलता है। वहाँ स्थित टैंकों की माप 50 मीटर, 40 मीटर और 25 मीटर हो, तो टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा आपको बताना है। तो यह 40 दिन तक चलेगा। एक दुकानदार सर्वप्रथम कुछ किस्म के कपड़ों पर 25% छूट देता है, फिर उसको जिनके पास शेयर होल्डर कूपन है उनको 20% की छूट देता है। तो शेयर होल्डर कूपन कुल धारक को कुल कितनी छूट मिली? तो यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की धनराशि के योग को 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे छोटे हिस्से को फिर 1:3 के अनुपात में बांटा जाता है। धनराशि के योग की कौन से भिन्न दोनों हिस्सों में बड़ी है? तो यहाँ पर आपका 3/20 बड़ा होगा। एमसीडी पार्किंग में कुछ दुपहिया वाहन तथा शेष अन्य 4 पहिया वाहन हैं। यदि पहियों की गणना की जाए तो कुल 720 पहिए, लेकिन अनुरक्षक के अनुसार सिर्फ 225 वाहन है। यदि वाहन में स्टेपनी नहीं है तो दुपहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका 90 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक गाड़ी कोहरे में यात्रा करती है और उसी रास्ते में से गुजरती है जिससे एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 4 मिनट तक 100 मीटर की दूरी पर देखता है, तो गाड़ी की गति ज्ञात करना है, क्या होगा? तो गाड़ी की गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी अपने 2 लड़कों के लिए 20 और 220 रुपए का निवेश करना चाहता है, जिनकी उम्र 12 और 16 साल है। एक निवेश कुछ ऐसे करना चाहता है कि 120 साल बाद 33.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोनों के पास समान धनराशि हो, तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा? तो यह जो हिस्सा आएगा यह आपका 4860 रुपये आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार बॉक्स की 3 भुजाएं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 14 और 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बॉक्स के अंदर रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो यह जो होगा यह आपका 13 आ जाएगा। 13 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट, कि यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि n का पावर क्यूब को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा? तो यह 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बार्क वर्क असिस्टेंट जो 2021 का पेपर होगा उसी पैटर्न पर हमने इसको रखा था, तो आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, तो हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ऑब्जेक्टिव जीके नाम से एक हमारा और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको वीडियो जो कि बार्क से रिलेटेड हैं, जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस के, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।